अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं माहनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करें इस दुआ के साथ। ऐ वो जात जो हर शय पर कादिर है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सैयदा ताहिरा सदीका खातून जन्नत बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में आपको खबर देंगे, कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 10 के करीब एहसास प्रोग्राम के दफ्तर के करीब क्रैकर हमले में एक शख्स जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। अशरफ बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल ये वाकया पेश आया है। लियाकताबाद का इलाका है और रियाज कॉलेज है जहाँ पर एहसास प्रोग्राम के पैसे तकसीम किए जा रहे थे। तो इस दौरान बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि 2 शख्स थे जो वहां पर दस्ती बम हमला करके फरार होने में कामयाब हो गए, जिसमें एक शख्स जो है जाँ बहक हुआ है, जबकि 7 अफराद के करीब जख्मी हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है, अब्बासी शहीद और सिविल अस्पताल, जबकि वहां पर रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो भी पहुंच गई हैं। रेस्क्यू का अमल जारी है। तमाम पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी वहां पर मौजूद हैं। इलाके को जो है हादसा को वाकया को जो है कार्डन ऑफ करके तफ्तीश की जा रही है और जख्मियों और जो मामूली तौर पर लोग जख्मी हुए हैं उनको भी अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। पुलिस इस वाकये के तमाम शवाहिद इकट्ठे कर रही है। जी सही अशरफ, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा सच न्यूज अता हुसैन भी मौजूद है। अता, ताज़ा तरीन डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची का इलाका है लियाकताबाद, वहाँ पे रियाज गवर्नमेंट कॉलेज में एहसास प्रोग्राम का दफ्तर कायम किया गया था। उस दफ्तर के बाहर जो है दस्ती बम हमला हुआ है। हमले में 7 अफराद जख्मी, जबकि एक जो है वो जाँ बहक हुआ है। हादसे के मुकाम पर जो है पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच चुकी है। इलाके को कॉर्डन ऑफ करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है, जबकि जख्मियों को जो है वो अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी, जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट करें कि कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 10 के करीब एहसास प्रोग्राम के दफ्तर के करीब क्रैकर हमले में एक शख्स जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। अता हुसैन, ये बताएगा एहसास प्रोग्राम के दफ्तर के करीब क्रैकर हमला हुआ है। एहसास प्रोग्राम में कितने लोग मौजूद थे उस वक्त दफ्तर में, और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक क्या सूरत हाल सामने आ सकी है? जी देखिए, बिल्कुल एहसास प्रोग्राम के दफ्तर के बाहर जो ये दस्ती बम हमला हुआ है और एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे दिए जा रहे थे जो मुस्तहिकीन अफराद हैं, जो जरूरतमंद हैं उनको। तो वहाँ पे अभी लोगों की तादाद का तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फिलहाल अभी वहाँ पे पुलिस जो है तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी सही। अशरफ सोलंकी ये बताएगा कि क्रैकर हमला है, क्या बताया जा रहा है, किस तरह का इलाका ये कैसा है, कितने नुकसान हुआ है, ये सवाले से कुछ सामने आ सका है? दस्ती बम हमला हुआ है और उस वक्त हुआ है जब एहसास प्रोग्राम के पैसे जो मुस्तकीन अफराद हैं उनमें तकसीम किए जा रहे थे। और अमूमन एहसास प्रोग्राम के पैसे तकसीम होते हैं तो लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं और उसी दौरान जो है दस्ती बम हमला किया गया है, जिसके नतीजे में वहां पर जो लाइन में खड़े हुए अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जबकि उन्हीं में से एक शख्स जाँ बहक भी हुआ है जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि इससे कुछ देर कबल भी जो है घोटकी के इलाके में भी धमाका हुआ है। तो ये 2 वाक़े आधे घंटे के जो है वक्त के अंदर 2 वाक़े हुए हैं सिंध में, कराची और घोटकी के इलाके में। तो आज इस हवाले से भी पुलिस तफ्तीश कर रही है कि इसकी कड़ी क्या है, इसकी वजह क्या है और कौन लोग इसमें मुलविस हो सकते हैं, किन लोगों ने इस एहसास प्रोग्राम के बाहर दस्ती बम हमला किया गया। अमूमन वहां पर बड़ी तादाद में लोग जो है एहसास प्रोग्राम के लिए पैसे लेने आते हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है और तमाम लोग जो मुस्तहिकीन हैं और गुंजान आबादी है और बड़ा इलाका है जहां से मुस्तहिकीन वहां सेंटर जो कायम किया गया है रियाज कॉलेज में, वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में वहां पर दस्ती बम हमला हुआ तो सारे लोग जो वहां खड़े थे वो मुंतशिर हो गए और वहां पर भाग दौड़ मच गई, भगदड़ मच गई और इसके नतीजे में लोग जख्मी हुए हैं, एक शख्स जाँ बहक हुआ है। इस हवाले से पुलिस, रेंजर्स और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हैं वो तफ्तीश
कर रहे हैं। जाए मकाम जो हादसे का मकाम है वहां से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और दस्ती बम हमले के हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है कि किस नोयत का धमाका है और इसमें कितना मवाद जो है इस्तेमाल हो सकता है और क्या ये वाकया इस एहसास प्रोग्राम के लोगों को डराने या धमकाने या उनको जो है मुंतशिर करने के लिए किया गया है या कोई और वजह है, क्योंकि ये कॉलेज के बाहर धमाका होना एक बड़ा वाकया है और अगर स्कूल या कॉलेज का तदरीसी अमल शुरू होता तो शायद जो है लोग ज्यादा जख्मी होते और इस वक्त भी लोग ज्यादा जख्मी हुए हैं क्योंकि जो वहां पर तकसीम किए जा रहे थे पैसे, बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे। जी अशरफ, ये भी बताएगा कि जख्मियों को कौन से अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है और इस वक्त उनकी हालत क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, ये जो जख्मी हैं तमाम, क्योंकि करीबी अस्पताल जो है वो अब्बासी शहीद लगता है, जबकि जो मामूली जख्मी हुए हैं उनको फौरी तौर पर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जो क्रिटिकल कंडीशन में है या ज्यादा जो है जख्मी हुए हैं उनको अब जो है मुख्तलिफ दीगर जो अस्पतालें हैं, सिविल अस्पताल जिना और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर मुंतकिल किया जा रहा है और वहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मौजूद हैं और जो लोग जख्मी हुए हैं उनको तो अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनमें जो है कुछ लोग मामूली जख्मी हैं, लेकिन 2 से 3 लोगों की जो है क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही है, तमाम उनका इलाज जो है अस्पताल में जारी है। जी ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ रहेगा। अता बताइएगा कि जख्मियों की हालत भी अभी क्रिटिकल बताई जा रही है, लेकिन जो लोग एहसास प्रोग्राम के लिए कैश वसूल करने आ रहे थे, क्या वो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा था? अता, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अता से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अशरफ सोलंकी, बताइएगा कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा था रकम वसूली के टाइम? जी बिल्कुल, बाज मकामात पर तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल किया जाता है, ताहम यहाँ पर भी इसी सिलसिले के हवाले से जो है सोशल डिस्टेंस पर पुलिस अमल दरामद कराने में मसरूफ थी, क्योंकि एहसास प्रोग्राम के दौरान जो पैसे तकसीम होते हैं तो उस वक्त भी पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद होते हैं जो इस सोशल डिस्टेंस के हवाले से, समाजी फासले के हवाले से अमल दरामद कराते रहते हैं। ताहम लोगों ने सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा हुआ था, जिसकी वजह से ये लोग कम से कम जख्मी हुए हैं और कम से कम लोग जो है जहां बक हुए हैं। और ये अगर सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं किया जाता और सोशल डिस्टेंस ना होता तो शायद ज्यादा लोग इसमें जो है मुतासर हो सकते थे और जख्मी हो सकते थे। तमाम सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया था और सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त लोग अमूमन जो है कम आते हैं क्योंकि गर्मी की वजह से लोग जो मुस्तकीन है दूर दराज से आते हैं, यहाँ से पैसे वसूल करते हैं, तो इसलिए कुछ लोग गलियों में और इधर आसपास बैठे हुए थे जब तक उनका नंबर आए या उनकी लाइन आगे बढ़े, तो वो इंतजार में थे। लेकिन इस दौरान ही ये धमाका हुआ है और दस्ती बम हमला किया गया है, जिसकी वजह से 7 लोग जख्मी हुए, 1 शख्स जामक हुआ है, जबकि दीगर जो लोग हैं उनकी भी क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही है। जी सही। अशरफ सोलंकी, ये भी बताएगा, एहसास प्रोग्राम का दफ्तर है, वहां पर लोग रकूम की रिसीविंग के लिए वहां पर मौजूद थे, सिक्योरिटी के ओवरऑल इंतजाम कैसे थे? क्योंकि जब इस तरह का हुजूम होता है तो सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं, तो सिक्योरिटी सिचुएशन उस वक्त क्या थी? आज बिल्कुल, हमने जो एहसास प्रोग्राम के जो सेंटर्स हैं वहां पर देखा है अक्सर के पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद होते हैं। 2 से 4 एहलकार जो गेट पर मौजूद होते हैं वहां से लोगों को अंदर भेजने का जो है वो तरीके से भेजते हैं, जबकि गेट के बाहर भी आसपास जो है पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं जो इस एहसास प्रोग्राम के सोशल डिस्टेंस के हवाले से भी अमल दरामद कराते रहते हैं। और 6 से 8 पुलिस एहलकार उस वक्त भी वहां पर मौजूद थे और कुछ नफरी अंदर मौजूद थी जो वहां पर इस सोशल डिस्टेंस के हवाले से या एहतियाती तदाबीर के हवाले से जो है अमल दरामद कराने में मसरूफ थी। और जो बैंक अमला है जो अंदर पैसे दे रहा था या पैसे देने में मसरूफ थे, वहां पर भी यही ख्याल किया जा रहा है। लेकिन इस दौरान जो बाहर दस्ती बम हमला हुआ है वो जो ज्यादातर लोग जो वहां पर मुतासर हुए हैं वो बाहर लाइन में खड़े हुए लोग मुतासर हुए हैं, क्योंकि कॉलेज के आसपास कोई इतनी बड़ी आबादी या रिहायशी इलाका नहीं है। कॉलेज एक
कॉलेज की इमारत है उसके बाहर जो ग्राउंड है या अहाता है वहां पर लोग मौजूद थे, तो बाहर जो है दस्ती बम हमला जो है मुलजमान फेंक कर फरार हो गए। जी अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे हैं, साथ ही मौजूद रहेगा मुजाहिद सईद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुजाहिर, बीडीएस का अमला वहां पर तलब कर लिया गया है, बीडीएस के अमले का क्या कहना है कि कब तक इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी और हमला किस नौयत का है? जी, बीडीएस ने हादसे की जगह पर पहुंच चुकी है और इस वक्त जो है वो सर्चिंग की जा रही है कि इसके अलावा और कोई चीज तो नहीं नजर आती, लेकिन पुलिस ने इस बात को बताया है कि ये 2 मोटरसाइकिल सवार बताते हैं कि वो बम जो दस्ती बम था वो फेंक के यहाँ से फरार हो गए, जिसके बाद जो है वो धमाका होने के बाद 7 अफराद जो थे और मौके पर जख्मी हुए थे, जिनमें से एक शख्स जो था वो जहां भाग हो गया। तमाम जो अफराद थे उनको अब्बासी शहीद अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। दस्ती बम हमले की ये एक दोबारा से लहर जो है वो सूबाए सिंध में देखने में आ रही है कि शुरू हो चुकी है। कुछ रोज कबल जो है वो गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स की गाड़ी पर जो है वो दस्ती बम फेंका गया था। इससे उसकी उसी दिन जो है वो मंजिल पंप कायदाबाद के करीब जो है रेंजर्स की चौकी के करीब जो है वो दस्ती बम जो है वो फेंका गया था। इसके अलावा आज जो है वो घोटकी में भी ये देखा गया है कि रेंजर्स की गाड़ी पर हमला किया गया और आज जो है वो ये एहसास प्रोग्राम जो है इसके दफ्तर पे इस जहाँ तकसीम किया जा रहा था। इस्लामिया, इसको अंजुमन इस्लामिया स्कूल कहा जाता है, जहां पर ये बम फेंका गया और उसके बाद जो है वो मुतअद्दिद अफराद जो है वो जख्मी हुए और तमाम जख्मियों को जो है वो तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये एक हसास हमेशा जो है वो एक हसास जो है वो इलाका करार दिया जाता है। ये सेंटर का इलाका है लियाकताबाद, जहाँ पहले भी जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है बहुत होती रही है, टारगेट किलिंग बहुत होती रही है, मुतअद्दिद धमाके भी माजी में यहाँ देखे गए और अब यहाँ पर तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया। पुलिस जो हमें बताती है वो कहती है कि फिलहाल जो है वो ये देखा जा रहा है कि किस किस जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ताकि उनकी फुटेज हासिल की जाए और फुटेज की मदद से जो है वो तहकीकात जो है शुरू की जाए। हम अभी जो शवाहिद उनको जो है ऊपर से हादसे की जगह से मिलने थे वो ले लिए गए। उस रोड को जो है वो लोगों के लिए बंद कर दिया गया, आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। ऐसा प्रोग्राम को भी फिलहाल जो है वो रोक दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी, रेंजर्स की भारी नफरी वहां पहुंच चुके हैं, जबकि इंटेलिजेंस के जो अफसार हैं वो भी वहां पर जो है वो पहुंच चुके हैं। जी सही, शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, सीसीटीवी कैमरास की फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया मुजाहिद सईद, अशरफ सोलंकी और अता हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध की तहसील घोटकी में घोटा मार्केट के करीब धमाके से 2 रेंजर्स एहलकार समेत 3 अफराद शहीद हो गए। घोटकी रेलवे स्टेशन के करीब रेंजर्स की गाड़ी के करीब धमाका हुआ, जिसके नतीजे में रेंजर्स एहलकारों समेत 3 शहीद हो गए, जबकि शाहदा की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को सील कर दिया। डीएसपी घोटकी का कहना है कि रेंजर्स एहलकार मार्केट में गोश्त खरीद रहे थे कि अचानक धमाका हो गया। शहीद एहलकारों में इम्तियाज, फयाज और एक राहगीर गुलाम मुस्तफा शामिल हैं, जबकि जख्मी शहरी का नाम मालूम नहीं हो सका। सकर से घोटकी आने वाली बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी मेसर के करीब उलट गई। हादसे में 1 एहलकार जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हो गए हैं। मजीद जानेंगे मकबूल बुजदार से। जी मकबूल। जी, घोटकी में वाकया पेश आया था। घोटा मार्केट के इलाके में रेंजर्स की खड़ी गाड़ी में धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 2 रेंजर्स एहलकार और एक राहगीर शहीद हुए थे, 2 जख्मी हुए थे। इस हवाले से आपको बताऊं कि इलाके को रेंजर्स और पुलिस ने घेर लिया और नाकाबंदी कर दी। इसके अलावा जो बम स्क्वाड वाले सखर से गाड़ी आ रही थी वो मैसरों की करीब उल्ट गई। इसके नतीजे में 1 एहलकार जांबाग हो गया है और 4 जख्मी हुए हैं, जिनको तालुका अस्पताल घोटकी मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताऊं कि एसएसपी घोटकी का कहना है कि अभी धमाके की नोयत के हवाले से कोई पता नहीं चल सका। जो बम डिस्पोजल वाले आए हैं वो मालूम कर सकेंगे धमाका किस नोयत का था। जी बहुत शुक्रिया मकबूल आपका। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की कार्रवाई रुकवाने के लिए आईनी दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अगर जजेस का इत्तेफाक हुआ तो आज 4 बजे फैसला सुनाएंगे। हम अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं, हम आइन और कानून के पाबंद हैं। इंशाअल्लाह अपना काम आइन और कानून के मुताबिक करेंगे।
काजी फायजीसा की अहलिया ने ज़राई जमीन और पासपोर्ट की नकल भी जमा करा दी। जस्टिस काजी फायजीसा के वकील मुनीर मलिक ने भी दस्तावेज अदालत उस्मा में पेश की और जवाबी दलाइल का आगाज कर दिया। मुनीर मलिक ने दलाइल देते हुए कहा कि इफ्तिखार चौधरी केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर बदनीयती के इल्जाम थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बदनीयती पर कोई फैसला नहीं दिया। तवक्को है कि मुझे जुडिशल काउंसिल की बदनीयती पर बात नहीं करनी पड़ेगी। समझ नहीं आ रही हुकूमत का असल में केस है क्या। फारूक नसीम ने कहा था कि उनका असल केस वो नहीं जो रेफरेंस में है। बरतानवी जज जस्टिस जब्राल्टर की अहलिया के खत और उनकी बरतरफी का हवाला दिया गया। जस्टिस जब्राल्टर ने खुद को अहलिया की मुहिम के साथ मुंसलिक किया था। मुनीर मलिक ने दलाइल देते हुए कहा कि जस्टिस काजी फायजीसा ने कभी अहलिया की जायदादें खुद से मंसूब नहीं की। इलेक्शन और नैब कवानीन में शोहर अहलिया के असासों पर जवाबदेह होता है। फारूक नसीम ने कहा कि जस्टिस काजी फायजीसा ने सुप्रीम कोर्ट आने में देर कर दी। बदकिस्मती से फारूक नसीम गलत बस में सवार हो गए हैं। हुकूमत FBI जाने के बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आ गई। FBI अपना काम करे, हमने कभी रुकावट नहीं डाली। जस्टिस काजी फायजीसा ने अपनी और अदलिया की इज्जत की खातिर रेफरेंस चैलेंज किया। चाहते हैं कि अदलिया जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम करार दे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अहकामात और शोकास नोटिस में फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की कार्रवाई रुकवाने के लिए आईनी दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अगर जजेस का इत्तेफाक हुआ तो आज 4 बजे फैसला सुनाएंगे। मजीद जानेंगे सहरिश खान से। जी सहरिश। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायजीसा का जो फैसला था उसको महफूज कर लिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि किसी एक मुद्दे पर जजेस का इत्तेफाक हो गया तो फैसला आज सुना देंगे। शाम को 4 बजे दोबारा अदालत लगेगी। समात का अहवाल बता दें, चौबीस समात का आगाज हुआ तो SCR की जानिब से दस्तावेजात कई लिफाफे में जमा करवाए गए। जस्टिस काजी फायजीसा के वकील मुनीर मलिक ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट जो थे उनको पेश किया। इसके बाद मुनीर मलिक ने अपनी जवाबी दलाइल का आगाज किया। उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि इफ्तिखार चौधरी केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर बदनीयती के इल्जाम थे। उनका ये कहना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बदनीयती पर कोई फैसला नहीं दिया था। तवक्को है कि मुझे जुडिशल काउंसिल की बदनीयती पर बात नहीं करनी पड़ेगी। उनका ये कहना था कि फरोज नसीम ने कहा उनका असल केस वो नहीं जो रेफरेंस में है। तो ये भी कहना था कि फरोज नसीम की जानिब से एक बरतानवी जज के जो अहलिया के खतूत थे उनके मामले के ऊपर बरतरफी का हवाला भी दिया गया। उनका कहना था कि उस जज ने खुद अहलिया की जो उनकी मुहिम थी उनके साथ खुद को मुंसलिक किया था, जबकि इस केस के अंदर जस्टिस काजी फायजीसा ने कभी अहलिया की जायदादें खुद से मंसूब नहीं की। के बाद उनका मजीद ये भी कहना था कि फरोज नसीम ने यह भी कहा कि जस्टिस काजी फायजीसा ने सुप्रीम कोर्ट में आने में देर कर दी। उनका कहना था कि बदकिस्मती से फरोज नसीम गलत बस में सवार हुए, जिसके बाद मुनीर मलिक ने मजीद अपने दलाइल दिए। उनका कहना था कि SCR अपना काम करे, हमने कभी रुकावट नहीं डाली। जस्टिस काजी फायजीसा ने अपनी अदलिया की आजादी की और अदलिया की इज्जत की खातिर रेफरेंस को चैलेंज किया। मजीद उनका अपने दलाइल में ये भी कहना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदर की कंडक्ट और बदनीयती का जायजा ये काउंसिल नहीं ले सकती, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम सिर्फ हकायक का तयन करना है। उसके बाद जस्टिस महबूब आकिब का अपने रिमार्क्स से कहना था कि शोकॉज नोटिस के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ का सवाल बहुत अहम है। इसके बाद मुनीर मलिक का जवाब में कहना था कि वज़ीर आज़म को कोई नया इदारा या एजेंसी बनाने का इख्तियार नहीं है। उनका ये भी कहना था कि असातिज़ाती रिकवरी यूनिट की तश्कील के लिए रूल में तरमीम जरूरी है। इसके बाद मुनीर मलिक ने अपने जो दलाइल थे उनको मुकम्मल करते हुए कहा कि लंदन जायदादों की दलाइल मुकम्मल करने के बाद कहा कि आज ही फैसला 4 बजे तक सुना देंगे। अगर इत्तफाक हो गया तो सहरिश खान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। हाउसिंग फ्रॉड में नाब रावलपिंडी की सबसे बड़ी रिकवरी। फिल्म स्टार लकी अली ने फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटीज से अवाम को लूटने का एतराफ करके नैब रावलपिंडी से प्ली बार्गेन कर ली है। 11 जाली हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पर 9000 लोगों से फ्रॉड किया गया। असलम खोखर से मजीद जान लेते हैं। जी असलम। जी काशिफ, अंजुमन अदाकारा अंजुमन के जो शौहर है लकी अली, उन्होंने हाउसिंग फ्रॉड किया, लोगों से लूटा, जिसके बाद नैब रावलपिंडी ने एक बड़ी रिकवरी की और उनसे 1 अरब 95 करोड़ रुपए जो है वापस ले लिए गए हैं। लकी 11 जाली हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पर 9000 लोगों से जो है फ्रॉड किया था और उन्होंने मुख्तलिफ नामों से हाउसिंग सोसाइटियों की तशहीर करते थे और आवाम से पैसे जो है बटोरते रहते थे। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिकॉर्ड में लकी अली की एक भी हाउसिंग सोसाइटी जो है रजिस्टर्ड नहीं है। लकी अली से होने वाली रिकवरी हाउसिंग फ्रॉड में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है, ये नैब रावलपिंडी का कहना है। और इनसे जो रकम है वह जो रिकवर की गई है रकम जो है मुतासरीन को वापस कर दी जाएगी। जी असलम खोकर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग नैब इंक्वायरी में कट्टा चट्टा सामने आ गया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे नबील नकवी से। जी नबील। जी बिल्कुल, शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग नैब इंक्वायरी में इंतहाई अहम पेशरफ्त आज हुई है। शहबाज शरीफ खानदान को अरबों रुपए कैसे मुंतकिल हुए,
तफसीलात जो मंजर आम पर आ गई है। नैब दस्तावेजात के मुताबिक शरीफ फैमिली को बैरून मुल्क से तरसलात की मद में जो है अब तक 1,59,30,00,000 रुपए से जो जायद की रकम जो है वो मुंतकिल हुई, जबकि शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को 124 ट्रांजेक्शन जो है वो 1,17,90,00,000 रुपए की जो ट्रांजेक्शन हुई। जबकि ये भी बताता चलूं कि दस्तावेजात के मुताबिक सलमान शहबाज को मुंतकिल होने वाली तमाम रकूम जो है वो डॉलर और दरम पर मुश्तमिल थी, जबकि शहबाज शरीफ के दूसरे बेटे हमजा शहबाज को 18,16,11,87 रुपए जो है मुंतकिल हुए। जबकि पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को रकूम 2005 से 2012 के दौरान जो है अमेरिकन डॉलर्स में जो मुंतकिल हुई, जबकि नुसरत शहबाज को 14,77,17,326 रुपए की जो रकम है वो डॉलर्स में जो उनके अकाउंट में जो मुंतकिल हुई। जबकि नैब दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान को 5,75,09,81 रुपए जो मुंतकिल हुए, जबकि शहबाज शरीफ की दूसरी बेटी जवेरिया अली को भी जो है 60 ट्रांजेक्शन में 2,73,29,735 रुपए जो है वो मुंतकिल हुए हैं। आज नैब दस्तावेजात के मुताबिक नैब की जानिब से इंतहाई पेशरफ, तो ये अहम पेशरफ सामने आई है। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी। मुल्क में प्री मानसून बारिशों का आगाज हो गया। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में मंगल तक वक्फे से बारिशें जारी रहने की पेशगोई कर दी। श्रीनगर, बारामूला और लद्दाख में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। जुड़वा शहरों को अचानक काली घटाओं ने लपेट में ले लिया। बारिश की बूंदों और ठंडी हवाएं चलने से मौसम दिलफरेब हो गया। अटक में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। रिमझिम ने गर्मी से मुरझाए चेहरों पर भी खुशी बखेर दी। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, झेलम, हरिपुर, अबटाबाद में भी बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि मंगल तक इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, झेलम, हरिपुर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने थर में भी प्री मानसून बारिश की नवीद सुना दी है। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला रवां माह के आखिर में शुरू होगा। श्रीनगर, बारामूला और लद्दाख में भी मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। विफाकी दारुल हुकूमत में कई रोज से जारी सख्त गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। शहर के बेशतर इलाकों में सुबह से जारी बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बास मकामात पर मजीद बारिश का भी इम्कान है। मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई रोज से जारी गर्मी का सिलसिला जो है वो खत्म हो गया है और इस्लामाबाद में जो है वो आज मौसम खुशगवार है और अभी भी हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है। गुज़िश्ता रोज जो है वो इस्लामाबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो दर्जा हरारत गया था, जिसके बाद जो है वो शहरियों के चेहरे भी मुरझा गए थे और आज सुबह से जो है वो आसमान पर जो है वो काले स्याह बादल जो है वो मंडलाना शुरू हो गए। मेरे कैमरामैन आपको मेरे अक्का में दिखा सकते हैं कि इस्लामाबाद का जो व्यू है वो भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है पहले से ज्यादा। ये पीछे मेरे अक्का में मार्गला हिल्स हैं और उनके साथ जो है फैसल मस्जिद का व्यू आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो एकदम से ताजगी जो है वो दोबारा से इस्लामाबाद के व्यू में जो है वो आ गई है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक भी आइंदा 24 घंटों तक जो है वो बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। साथ में मैं ये भी बताता चलूं कि बाकी मुल्क के जो शहरी हैं उनके लिए भी महकमा मौसमियात ने खुशी की नवीद सुनाई है, खुशखबरी सुनाई है कि अगले हफ्ते से जो है वो प्री मानसून बारिशों का बाकायदा आगाज होने जा रहा है, जिसके बाद मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशें होंगी और मौसम जो है वो अंगड़ाई लेगा। आज जो है वो इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज यही दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बाद सख्त गर्मी थी और आज जो है वो गर्मी का जोर टूट चुका है और अभी भी इस्लामाबाद में जो है वो बारिश का सिलसिला हल्का हल्का जारी है। जी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कामरान चौधरी आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मौसम के रंग, कहीं बारिश तो कहीं सूरज से आग की बरसात। सक्खर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गन्ने के जूस की मांग बढ़ गई है। लोगों ने गर्मी से बचने के लिए गन्ने के जूस की दुकानों का रुख कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे औरंगजेब मलिक। सक्खर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोगों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए गन्ने के जूस की दुकानों का रुख कर लिया। सक्खर में गन्ने के जूस की मांग में इजाफा हो गया है। गर्मी में गन्ने के मशरूबात को लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लोगों का कहना है कि गर्मी की वजह से ये जूस पी रहे हैं गन्ने का, हमारे को जो है ना गर्मी महसूस ही नहीं होती है, ठंडा लगता है, पूरा पसीना भी नहीं आता
और बहुत ही अच्छा है। गर्मी फील होता है अगर गन्ने का जूस पीने, माशाल्लाह बहुत ठंडा जूस है, जहाँ भी हो जाए पीना ज़रूरी है। शहरियों का मजीद कहना था कि गन्ने का रस पीने से यरकान मैदे की गर्मी और प्यास को दूर करता है और गन्ने के जूस बेचने वाले कारीगर का कहना था कि अदरक और लीमू का रस गन्ने के रस में मिलने से इसकी तासीर ठंडी हो जाती है और लोगों को पीने के बाद प्यास भी कम लगती है। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ औरंगजेब मलिक, सच न्यूज़, सखर। बादल कहीं भी बरसें ये दिल बहलाने का बहाना ही बनते हैं। बरतानिया में बारिश की बूंदों ने लोगों को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। मौसीकी का तड़का लगा तो शहरी भी अपने कदम रोक ना पाए, छतरियां थाम कर ही झूमने पर मजबूर हो गए। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,65,062 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 136 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनके बाद अमवात की तादाद 3,229 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 28,824 नए टेस्ट किए गए, 4,944 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 10,11,106 अफराद के टेस्ट किए जा चुके। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस 1,0450 हैं। मुल्क में 61,383 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में 61,678, सिंध में 62,269, खैबर पख्तूनख्वा में 20,182, बलूचिस्तान में 8,998, गिलगित बल्तिस्तान में 1,225, इस्लामाबाद में 9,941, जबकि आजाद कश्मीर में 769 केसेस हो चुके। एक दिन में मजीद 136 मरीज दम तोड़ गए। मरने वालों की तादाद 3,229 हो गई। पंजाब में 1,262, सिंध में 964, खैबर पख्तूनख्वा में 773, इस्लामाबाद में 95, गिलगित बल्तिस्तान में 18, बलूचिस्तान में 99 और आजाद कश्मीर में 15 मरीज जान से हाथ धो बैठे। NCOC के मुताबिक कोरोना केसेस 3 हफ्ते तक मुसलसल बढ़ने के बाद मुसलसल 5 दिनों से केसेस की तादाद में कमी आई है। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना मरीजों के लिए मजीद 103 वेंटिलेटर्स फराहम किए गए हैं, जिसके बाद कुल तादाद 1,503 हो गई, जबकि जुलाई के आखिर तक मुल्क में मजीद 1,500 वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए जाएंगे। मुल्क में मजीद 2,150 ऑक्सीजन बेड्स की फराहमी के लिए काम जंगी बुनियादों पर जारी है। NCOC के मुताबिक जुलाई के वस्त तक मुल्क में कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत 1 लाख यौमिया तक ले जाई जाएगी। सजाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। नवाबशाह में कोरोना वायरस के मेडिकल अमले पर वार जारी है। एक और डॉक्टर कोरोना से लड़ते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। डॉक्टर कामरान मिर्जा PMC अस्पताल में जेरे इलाज थे। डॉक्टर कामरान की तदफीन के SOP के तहत ख्याल रखते हुए तदफीन की जाएगी। नवाबशाह में कोरोना वायरस के मेडिकल अमले पर वार जारी है। एक और डॉक्टर कोरोना से लड़ते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। डॉक्टर कामरान मिर्जा PMC अस्पताल में जेरे इलाज थे। आलमी इदारा सेहत ने मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के कोरोना के मुमकिन इलाज के इस्तेमाल के लिए उस पर की जाने वाली तहकीकात रोक दी। WHO के मुताबिक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की वजह से अस्पतालों में मौजूद कोरोना मरीजों की शरह अमवात में कोई कमी नहीं हुई। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन में बड़े पैमाने पर कोरोना के खिलाफ एक एहतियाती इकदाम और उसके मरीजों के इलाज के लिए दिलचस्पी ली जा रही थी। इससे काफी अरसे से मलेरिया, ल्यूबिस और हड्डियों की बीमारियों का इलाज किया जाता रहा है, लेकिन कोरोना के इलाज के लिए इसके इस्तेमाल में कोई हकीकत सामने नहीं आई। तिब्बी जरीदे लॉन्च में छुपने वाली तहकीक में दावा किया गया था कि इस दवा के इस्तेमाल की वजह से कुछ मरीजों की अमवात हुई और कुछ को दिल का मर्ज लाहक हुआ है। डेक्सामेथासोन के कोरोना के मरीजों पर मुस्बत नतायज आने की देर थी कि मार्केट से गायब हो गई। इस्लामाबाद के किसी भी मेडिकल स्टोर पर डेक्सामेथासोन दस्तयाब नहीं है। तफसीलात जानते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। बिल्कुल, बरतानिया में डेक्सामेथासोन के कोरोना के मरीजों के ऊपर मुस्बत नतायज आने की देर थी कि पाकिस्तान के मेडिकल स्टोर्स के ऊपर से अब मुकम्मल तौर पर ये दवा गायब हो चुकी है। पहले चंद रुपयों में बिकने वाली ये दवा अब गुज़िश्ता दिन तक तो बहुत महंगी बिक रही थी और चंद एक मकामात पर ही बिक रही थी। अब वज़ारत सेहत की तरफ से जो है नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि बाकायदा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जो है कोई भी मेडिकल स्टोर जो है किसी को देने का मजाज नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद कल धड़ल्ले से बिकती रही है और बहुत महंगे दामों बिकती रही है और बगैर प्रिस्क्रिप्शन के बिकती रही है। लेकिन आज
आज हमने पूरा ये इस वक्त ब्लू एरिया जो इस्लामाबाद का है छान मारा है और मेडिकल स्टोर के हर मेडिकल स्टोर पे जाकर देखा है। कहीं भी हमें जो है ये दवा जो कि पहले बहुत आसानी से मिल जाती थी, इस वक्त किसी मेडिकल स्टोर के ऊपर भी इस वक्त दस्तयाब नहीं है। और जब पूछने पर पता चलता है कि वो बताते हैं कि सप्लाई ही नहीं और शॉर्ट है जिस वजह से हमें मिल नहीं रही। ये दवा चूँकि आंखों के उसके साथ इंटेस्टाइन और उसके साथ साथ जो है खून के जो डिसऑर्डर्स हैं और उसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं, बिल्कुल सूद जो वेंटिलेटर पर मरीज मौजूद होते हैं, सांस के जिनको इशू होता है, उसके लिए ये काफ़ी कारआमद साबित होती है। तमाम डॉक्टर जब डिसाइड करेंगे उसके बाद ही हम किसी को ये प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद जाके कोई लेने का ऐल होगा। लेकिन अब कल तक ये मिल रही थी, लेकिन आज मुकम्मल तौर पर किसी भी मेडिकल स्टोर पर इस वक्त दस्तयाब नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। उधर कराची के तमाम अजला में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मखसूस इलाकों को बंद कर दिया गया। कराची में स्मार्ट लॉकडाउन गुज़श्ता शाम 7 बजे नाफिज किया गया, जो 2 जुलाई तक नाफिजुल अमल होगा। मुतासरा इलाकों में कारोबार पर बंद रहेगी। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता, बताइएगा कराची के कितने इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है? जी बिल्कुल, कराची में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद जो है मजीद इजाफे के साथ जो है शहर की 43 यूसीज को में लॉकडाउन किया गया है, जिसका इतलाक गुज़िश्ता रोज शाम 7 बजे से हुआ था। अभी इस वक्त मैं जिला शर्की के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ मेन अल्लाह वाली चौरंगी तारिक रोड का इलाका है। अगर मेरा कैमरामैन आपको यहाँ दिखा सके कि यहाँ पे पुलिस एहलकार तैनात हैं, बैरियर्स लगा के रोडों को बंद किया गया है और जो लोग आ रहे हैं उन निकल रहे हैं, गैर ज़रूरी तौर पे उनको वापस घर भेजे जा रहे हैं। जो ज़रूरी तौर पे निकल रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है, उनसे तमाम तर तफसीलात ली जा रही हैं, उसके बाद उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। अगर कोई गैर ज़रूरी शख्स बाहर आया है तो उसको वापस घर भेजा जा रहा है, जिसमें ये भी फैसला किया गया था कि अगर किसी ने हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो सील किए गए इलाके हैं उनमें जो है जमशेद टाउन के इलाके हैं, गुलशन टाउन के इलाके हैं, तारिक रोड है, पीसीएचएस है, पीसीएचएस ब्लॉक 2 है, 6 है, बल्ती मोहल्ला और जहांगीर रोड नंबर 1 और जहांगीर रोड नंबर 2, जमशेद रोड और इससे मुत्तसिल दीगर इलाके जो हैं वहाँ पे वो जो है उनको सील कर दिया गया है। जी अता हुसैन, आप कराची से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक हो चुका है। 90 इलाके मुकम्मल तौर पर सील हैं। लोगों को अपने घरों तक महदूद रहने की हिदायत की जा रही है। मजीद जानते हैं जहांजेब अली से। जी जहांजेब। जी, हैदराबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से हैदराबाद शहर की 3 तहसीलों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। कि हैदराबाद के कासमाबाद इलाका है, वहाँ पे हम मौजूद हैं। इस वक्त हुकूमत सिंध और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर कोरोना वायरस का बढ़ता हुआ फैलाव के रोकने के लिए जो है मुख्तलिफ गलियाँ और सोसाइटी, कॉलोनी और दीगर मकामात पर खारदार तारे लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और किसी को भी गैर मुतलका और लोगों को आने और जाने की मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर रखी है। पुलिस के जवान वहाँ पे मौजूद हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप अपने घरों तक महदूद रहें। लोग निकलने के लिए बावजूद भी लोग नहीं मान रहे। कोरोना वायरस का फैलाव हैदराबाद शहर में मुकम्मल तौर पर बढ़ चुका है। उसकी रोकथाम के लिए ज़िले इंतजामिया हैदराबाद ने फौरी तौर पर ये एक्शन उठाया है कि जिसमें लतीफ़ाबाद के इलाके हम बात करते हैं तो लतीफ़ाबाद जूसी जो है 4 है और 5 और 2 नंबर जो है मुकम्मल तौर पर उनको भी कार्डन ऑफ कर दिया गया है। वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के रोज़मर्रा की अशिया जो है, एक घर से अफराद जो है अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर वो अपना राशन और दीगर जो है चीज़ें ले सकता है, जिसमें जनरल स्टोर, दूध की दुकानें और सब्जी दीगर जितनी भी हैं वो खुली रहेंगी। लेकिन जितने भी यहाँ पे जो है कारोबारी मराकज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। लेकिन SOPs के तहत जो है डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ्फार सुमरो ने यही कहा है कि मास्क लाजमी है, मास्क के बगैर जो है घरों से ना निकलें और अपने महदूद रहें। ये वबा को हिफाजती और तदाबीर के लिए जो है एहतियात का जो उन्होंने कहा है उस पर अमल करें, बार बार हाथों को धोएं। लेकिन हैदराबाद के शहरियों को मुकम्मल तौर पर कोई आज़ादी जो है नहीं दी गई है। उनको यही कहा है कि आप जो है अपने SOPs के तहत अमल करें और अपने घरों तक महदूद रहें। जी बहुत शुक्रिया जहांजेब अली। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर लाहौर में मजीद इलाके सील कर दिए गए, जबकि अस्पतालों में कोरोना किट्स और तिब्बी आलात की कमी का सामना है। मजीद जानेंगे इजलाल से। जी इजलाल, बताएगा लाहौर में मजीद कितने इलाके सील किए गए हैं और अस्पतालों में सहूलियात की दस्तयाबी की क्या सूरत हाल है? जी, कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने स्मार्ट लॉकडाउन का जो सिलसिला शुरू किया है उसमें मजीद
शहर लाहौर के 21 इलाकों को सील कर दिया गया है। वादत कॉलोनी के इस वक्त इलाके में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर कोरोना वायरस के जहाँ मुश्तबा केसेस की तादाद जहाँ में इजाफा हो रहा था, उस इलाके को सील किया गया है और शहर भर में जो 180 मकामात पर नाके लगाकर पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जहां पर पुलिस एहलकार तैनात हैं और तकरीबन 3000 से जायद पुलिस एहलकार इस वक्त अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त जो वहादत कॉलोनी के जिस इलाके को सील किया गया है वहां मौजूद हूं। यहाँ जो पुलिस एहलकार अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं उनसे हम जानते दीजिए, बताइएगा कि इलाके को सील किया गया है, किन अफराद को अंदर जाने की इजाजत है और SOP पर किस तरह अमल दरामद करवा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इधर जो हमारे पास एक SOP आई है ना गवर्नमेंट की, उस पर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करवाया जा रहा है। जो लोग जिन्होंने अपने ऑफिस में जाना होता है या कोई मेडिकल का स्टाफ है या कोई भी किसी भी मतलब गवर्नमेंट कोई जॉब करता है बंदा, उसको मतलब प्रॉपर जो SOPs हैं उसके मुताबिक यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, वो अपनी जॉब वगैरह करके फिर वापस आते हैं सेम वैसे ही मतलब मास्क वगैरह पहन के और सारी मतलब SOP पे ना अमल दरामद करवा के उसको फिर अंदर जाने दिया जाता है। जी बिल्कुल, पुलिस एहलकार यहाँ तैनात हैं और तैनात की जाने वाली पुलिस एहलकारों का कहना है कि जो मुख्तलिफ SOPs हुकूमत की जानिब से उनको बताए गए हैं उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और बारहा महकमा सेहत से इस्तदा उनकी जानिब से की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि उनको फौरी तौर पर किट्स फराहम की जाएं। लाहौर के मुतादिद जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें कोरोना टेस्ट की किट्स जो हैं वो इस वक्त नायाब हो चुकी हैं और जो मुतासरा इलाके हैं उनको सील किए जाने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज जैसे कि 81 इलाके सील किए गए थे और रात गए से लेकर अब तक तकरीबन 21 मजीद इलाकों को सील किया जा चुका है। 21 मजीद इलाकों को लाहौर में सील किया जा चुका है। इजलाल हैदर लाहौर से अपडेट कर रहे थे। इजलाल, आपका शुक्रिया। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना के फैलाव के बायस मुख्तलिफ सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन, सेक्टर G92 और 3 जबकि मरकज I10 1-2 मरकज और I8 3-4 और मरकज सील कर दिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे अलमदार बलोच इस वक्त I84 सेक्टर में मौजूद हैं, उनसे वहां की सूरत हाल जान लेते हैं। जी अलमदार। जी बिल्कुल, कोरोना के फैलाव के बायस जो है इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनमें स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो जारी है। इस वक्त हम जो है जो सेक्टर सील है I84 वहां पर मौजूद है। मैं अपने कैमरा मैन अर्शद सती को कहूंगा कि ये आपको वो मनाजिर दिखाएं कि इस रास्ते को जो है वो खारदार तारे लगाकर सील किया गया है इस तरह ताकि कोई भी अंदर या बाहर जा ना सके। लेकिन ये सूरत हाल थोड़ी सी यहाँ पर हमें मुख्तलिफ नजर आई है कि स्मार्ट लॉकडाउन तो कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि ये जो कोरोना है वो फैले नहीं, लेकिन जो स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद है वो हमें पूरा होता हुआ नजर नहीं आता क्योंकि यहाँ पर यह भी देखा गया है कि मुख्तलिफ गाड़ियों को आने भी दिया जा रहा है और मोटरसाइकिल्स जो है वो अंदर जाने भी दिए गए हैं। तो डिप्टी कमिश्नर ने जैसे बारहा कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद जो है वो ये है कि कोरोना के जो मरीज अगर इस सेक्टर्स में हैं तो वो वहाँ तक क्योंकि घरों में करंटीना है तो इस सेक्टर्स के लोग भी जो है वो घरों में रहें, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन का जो मकसद है वो अभी तक उस तरह पूरा होता हुआ नजर नहीं आता जिस तरह होना चाहिए। इसी तरह इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर G9 2 3 और जो मरकज है वो भी सील है। पुलिस है, दीगर जो इदारे हैं वो भी जो है उनका भी मार्च इन जो सेक्टर्स में जो है वो जारी है ताकि स्मार्ट लॉकडाउन पर जो है अमल दरामद करवाया जाए। इसके साथ साथ अगर हम दुकानों की बात करें तो जो ज़रूरी अशिया की दुकानें हैं जिनमें ग्लासरी है, जिनमें मेडिकल स्टोर्स हैं, दीगर दुकानें हैं वो खुली हुई हैं और वही SOPs के मुताबिक खुली हुई हैं और उनका टाइम है कि इस टाइम तक ये जो है वो खुली रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माली साल 2020-21 का सूबाई बजट आज पेश किया जाएगा। हमसाल बजट का तखमीना 923 अरब रुपए रखा गया है। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज आइंदा माली 2020-21 का बजट दोपहर 3 बजे पेश किया जाएगा। वजीर खजाना तैमूर सलीम जगड़ा भी इस साल भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट का हुजम 923 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं अजमल वज़ीर के मुताबिक ये पहला बजट है जो 90 अरब रुपए का खसारे का होगा। इसी तरह 16 अरब रुपए कर्ज़ों के सूद के अदायगी के लिए जो हैं वो रखे गए हैं। इसी तरह इसी बजट में कोरोना, क्योंकि मुल्क में कोरोना की वबा की सूरत हाल है तो उसके लिए आज सेहत से हट के जो है एक अलहदा फंड जो है वो कायम किया गया है जिसके लिए बजट में भी तकरीबन कोरोना के लिए बजट में 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह कबायली अजला में
165 अरब रुपए जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। बिजली के खालिस मुनाफा और बकायाजात की अदायगी के लिए जो है तकरीबन 62 अरब रुपए जो है वो रखने की तजवीज़ मिली है। दहशतगर्दी के खिलाफ जो फ्रंट लाइन पे पुलिस एहलकार, पाक फौज के जवान और जो दीगर अमला है फ्रंट लाइन पे काम करता है, तो उनके लिए भी तकरीबन जंग की मद में 50 अरब रुपए जो है वो रखने की तजवीज़ जारी की गई है। इसी तरह आइंदा माली साल का जो तरक्याती प्रोग्राम के लिए तकरीबन 317 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। मकामी हुकूमतों के लिए 55 अरब रुपए जो रखने की हिदायत जारी की गई है। इसी तरह NDPA में जो है 85 अरब रुपए की गैर मुल्की फंडिंग के लिए जो है वो इस बजट में शामिल करने की इसी तरह फैसला किया गया है। अगर दीगर महकमों के हवाले से बात करें, स्पोर्ट्स की, सियाहत के, एग्रीकल्चर के हवाले से, तो इन साल इन पर जो है वो तकरीबन अच्छे खासे पैसे जो है वो मुख्तस करने की सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बजट जो है वो अब से कुछ देर कबल बाद जो है वो शुरू किया जाएगा, क्योंकि बजट पेश होने में अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। तो तमाम तर इंतजामात को जो है वो हतमी शक्ल दी जा रही है और सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजामात जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। जी अदनान शाहिद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुज़दिल भारतीय फौज दरिंदगी से बाज न आई। चीन के सामने बेबस भारतीय फौज ने हत्ते कश्मीरियों पर चढ़ दौड़ी। काबिज फौज ने मजीद 6 नौजवानों को शहीद कर दिया। 24 घंटे में शहीदों की तादाद 8 हो गई है। कत्ल करना, लापता कर देना, जहनी जिस्मानी अजियतें देना, घरों में घुसकर लूटमार करना, खवातीन का दामने इफ्फत तार तार कर डालना, ये खसाइल हैं बुज़दिल भारतीय फौज के, जिसे एहतराम इंसानियत है और न ही बुनियादी इक़दार का कुछ पास। इंसानियत के दुश्मनों ने मकबूजा आबादी में वहशत और बर्बरियत का नया बाब रकम कर दिया। रिसाती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कश्मीरियों का खून पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। बुज़दिल भारतीय फौज ने शाम ढलते ही सफाकाना मिशन का आगाज कर दिया। रात भर गली गली, नगर नगर शैतान सिफत एहलकार शिकार ढूंढते रहे। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में कई मकानात लूटे गए। घरों में दंदनाते घुस आने वाले भारतीय फौजियों को नौजवानों ने रोका तो मुख्तलिफ मकामात पर मजीद 6 नौजवानों को गोलियां मारकर अबदी नींद सुला दिया गया। वादी में आज भी इंसानियत सिस्कियां लेने पर मजबूर है। खुराक और अद्वियात की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। कारोबार बंद होने से मईशत तबाह हो चुकी है। तालीमी इदारों पर भी ताले पड़े हैं। मौलिक वबा के हमले भी आजमाइश बने हुए हैं। वादी में इलाज की सहूलियात पर पाबंदी के बायस वबा के शिकार अफराद की मालूमात इकट्ठा न की जा सकी। रोसियाही आश्कार होने के खौफ से मोदी हुकूमत ने वादी में सहाफती और इंसानी हुकूक की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर रखी है। खुशी तो खुशी है, चाहे वो इंसान मनाए या जानवर। बर्मिंघम चिड़ियाघर में रेड पांडे की 10वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।